फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण और विज्ञान का मैराथन क्लास, जो कि क्लास 1 to 8 के लिए बीपीएससी टीआरई 4 सक्षमता 3 एसएससी जीडी सीटेट 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल अलग तरीके से आपको याद करने का ट्रिक भी बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। पहला सवाल है आप लोगों के लिए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, जिसे हम लोग घेघा कहते हैं, गर्दन बड़ा हो जाना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? घेघा, घेघा गर्दन, घेघा गर्दन। तो आयोडीन की कमी से होने वाला कौन है? घेघा। आयोडीन एक अधातु है जो चमकीला होता है, अधातु है जो क्या होता है? चमकीला होता है, और ग्रेफाइट भी। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये रतौंधी दिया है, ये विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। एनीमिया ये हेमोग्लोबिन की कमी से, हेमोग्लोबिन की कमी से, यानी रक्त अल्पता इसको बोलते हैं, हेमोग्लोबिन की कमी से ये होता है। और घेघा रहा आयोडीन की कमी से। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन है आपका रतौंधी, रिकेट्स, एनीमिया या घेघा। एक नंबर प्रश्न का जवाब एक नंबर करके इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विद्युत का चालक पदार्थ है, मतलब ऐसा पदार्थ जो विद्युत उससे प्रवाहित होता हो और बल्ब जलता हो या कोई अन्य कार्य होता हो। तो प्लास्टिक से तो होगा नहीं, लकड़ी में भी, सूखी लकड़ी में भी नहीं होता है, रबर में भी नहीं होता है। लोहा जो है आयरन, इसका संकेत Fe और ये धातु है, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये विद्युत का चालक होगा। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, कौन सी खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए, लौह और इस्पात खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट भी है, पेट्रोकेमिकल्स भी है। रबर जो है ये खनिज आधारित उद्योग नहीं है। क्या नहीं है? रबर। और हाँ, साथ ही साथ अगर ये आप देख रहे हैं तो स्टडी विथ राहुल 247 को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन टॉप 10 मैथ्स, बेसिक मैथ्स प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद सीटेट दिसंबर 2024, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4, और साथ ही साथ ये सक्षमता 3 की तैयारी तो कराई ही जा रही है। तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा राज्य पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक है? तो पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक अपना बिहार है। कौन है? बिहार है। और साथ ही साथ जान लें, बिहार की जो ये क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार में प्रशासनिक इकाई से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है 243 विधानसभा, ये उसके बाद 40 लोकसभा की सीटें हैं, 75 विधान परिषद की और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। मतलब विधान परिषद से भी सवाल पूछ लिया जाता है तो 243 विधायक चुने जाते हैं यहाँ, 40 एमपी चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, और 75 विधान परिषद, द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार में, और 16 राज्यसभा के सदस्य। जब मैं बिहार सेक्शन करूँगा तो उसमें पूरा करूँगा शुरू से अंत तक। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा करती है? तो देखिए, 3 देशों से, चीन, भूटान और नेपाल से सिक्किम अपना सीमा साझा करती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। रेबीज़ की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने रेबीज़ की टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने। साथ ही साथ
जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम, आनुवांशिकता के जनक भी जॉन ग्रेगर मेंडल कहे जाते हैं। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले बना प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आनुवांशिकता के जनक, रेबीज की टीके की खोज, मलेरिया परजीवी, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रथम प्रतिजैविक यानी पेनिसिलिन की खोज। याद रखना है, इस चारों के चारों इम्पोर्टेंट है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। ग्राहम बेल बजेगा, फ़ोन टेलीफोन का। ग्राहम बेल किसका? टेलीफोन का। मैडम क्यूरी किसका? बताइए, रेडियम। और ये राइट ब्रदर्स हवाई जहाज का आविष्कार किया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जल्दी समाप्त ना हो और पुनः प्राप्त होता रहे। पवन, सूर्य, जल, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, तुक्का लगाने के लिए जो मैं बताता हूँ आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप या तो सभी दिया है तो सभी पे जाइए, नहीं तो आप दोनों दिया है तो दोनों पे जाइए, नहीं तो बड़े ऑप्शन पे जाइए। जब आपको आंसर पता ना हो तब, ऐसे पता हो तो एग्जैक्ट आंसर के साथ जाइए। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी जानी जाती है, और ये कपास की मिट्टी भी जानी जाती है। कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। साथ ही साथ भारत में सर्वाधिक कौन मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए, BC जो होता है जल में घुलनशील होता है। KEDA कीड़ा पानी में मर जाता है, तो ये वसा में घुलनशील होता है। तो इस ऑप्शन में क्या B दिया है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। साथ ही साथ जान लीजिए, विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। किसने? फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने किया था। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बात आई कर्क रेखा की, तो इसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का नमूना ग्लोब हो गया। ठीक, जो ग्लोब है इस पे इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, और ये भूमध्य रेखा हो गया। साथ ही साथ ये जो देशांतर रेखा और ये रेखा को हम लोग अक्षांशीय, ये आपका देशांतर रेखा है और ये रेखा अक्षांश रेखा है। मैंने ये लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड, और लंबा लॉन्गिट्यूड। तो जो ये इधर देखिए, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री पे एगो रेखा है दक्षिण के तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में, और एक है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध वाले 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और 0 डिग्री को कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये तीनों याद रखिएगा। साथ ही साथ आप जान लीजिए, यहाँ पे ये जो अपना ग्लोब है, ग्लोब यहाँ से जो ये कि यामुत्तर रेखा गुजरती है भारत के मैप से 82.5 डिग्री रेखा को, देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय माना गया है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। और आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए, एक देशांतर में
4 मिनट का अंतर होता है। ये मिनट को डिनोट करता है। तो एक बात जानिए, जो भारत का मानक समय रेखा है, जो मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से निकलता है 82.5 डिग्री, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ ये GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा। कैसे? 82.5 में जब आप 4 मिनट से गुना कीजिएगा तो 330 मिनट आएगा, जो कि 6 पचे 30, 338, तो 5 घंटा 30 मिनट। समझ गए आप? कर्क रेखा समझे, मकर रेखा समझे, भूमध्य रेखा समझे। पृथ्वी पे कितने ध्रुव हैं? तो 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, भारत के चारों बिंदुओं के नाम। भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये हो जाएगा किबीथु भारत का पूर्वी बिंदु। गुहार माता भारत के पश्चिमी बिंदु। इंदिरा कौल भारत के उत्तरी बिंदु। और कन्या लैंड से जुड़ी कन्याकुमारी दक्षिण बिंदु। और दूरस्थ दक्षिणतम कहे तो कहिएगा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। साथ ही साथ आप जान लीजिए, यहाँ पे दिवस से जुड़े ये जो प्रश्न आया, इसी में से कोई एक रिपीट करेगा, ये गारंटी है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम। ये दर्रा क्या होता है? पासेस, इंग्लिश में इसको पासेस बोलते हैं। 2 पहाड़ियों के बीच के रास्ता, 2 पहाड़ों के बीच आवागमन के लिए पथ जो होता है, रास्ता जो होता है, उसे ही हम लोग दर्रा कहते हैं। तो बहुत सारे दर्राएं हैं भारत में, उसे आप देख लीजिएगा, लेकिन यह दर्रा नाथुला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 क्लास में दिया हुआ है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो जो कलहन है राजतरंगिणी के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक। और पाणिनि संस्कृत व्याकरण का जनक माने जाते हैं। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र, कलहन राजतरंगिणी, कौटिल्य अर्थशास्त्र और पाणिनि संस्कृत व्याकरण। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ आपको यही फ़ायदा होता है इस चैनल पे कि एक प्रश्न के साथ आपको 4 से 5 प्रश्न बता दिया जाता है, जिससे ना लड़ने का कोई चांस ही नहीं है, हर एक टाइप का। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट में है। शांतिवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो शायद नेताजी कहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत छोड़ो। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को। और भगत सिंह ने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था। तो
ये जो भारत छोड़ो आंदोलन खूब पूछा जाता है 1942, महात्मा गांधी का सारा जब देखिए इनका भारत में आगमन होता है 1915 में 9 जनवरी को। ये एक बार गांधी युग पूरा पढ़ा दूंगा मैं आपको। उसके बाद ये 2 साल बाद 1917 में आंदोलन करते हैं बिहार के चंपारण में, चंपारण आंदोलन। फिर 3 साल बाद इनका 2 साल बाद 1918 में 58 अब ये ताबड़तोड़ 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर 1930 में सवर्णय अवज्ञा आंदोलन। ये बहुत सारे ताबड़तोड़ आंदोलन करते हैं और काफ़ी सफल होते हैं। भारतीयों के हक के लिए, किसानों के हक के लिए अहिंसक तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और अंततः भारत को आज़ाद करके स्वर्ग सिधार हो जाते हैं, जिनका नाम आज भी अमर है और इन्हें बापू कहा जाता है। महात्मा इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये सब चीज़ें मैं आपको इतिहास वाले सेक्शन में करा दूंगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो जो पृथ्वी की 3 लेयरें आप जानते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो जो सबसे बाहरी परत है इसे पपड़ी, क्रस्ट कहा जाता है। इंग्लिश में क्रस्ट कहा जा, क्रस्ट, मेंटल कोर, सबसे निचली परत को कोर कहा जाता है। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ऐसे दूरी का ऐसा ही मात्रक तो आप सभी जानते हैं कि मीटर होता है, लेकिन दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक होता है। प्रकाश वर्ष भी क्या है? तो ये दूरी का इकाई है, दूरी मापने का इकाई है, मापने का इकाई है। याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सदिश राशि है तो वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। तो यहाँ सब सदिश दे दूँ, इनमें से सभी, यहाँ दे दूँ इनमें से सभी होगा ऑप्शन। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड, लेकिन है सदिश। चाल का भी यही होता है सही मात्रक, चाल अदिश है, वेग सदिश है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सदिश है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, याद रहेगा ये आपको। और विस्थापन का ये दूरी है तो मीटर, लेकिन है सदिश राशि। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। गति के कुल कितने समीकरण हैं? तो गति के कुल 3 समीकरण हैं। कौन कौन? पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा है 2as = v² - u²। ये है गति के तीनों समीकरण, याद रखने की ज़रूरत है। ये v जो है अंतिम वेग होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय, s विस्थापन। समझ गए होंगे आप लोग। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, जो रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत सारा पूछा जाता है। या फिर आपने कितने ऊंचाई से कुछ गिराया, कितने समय में ज़मीन पे आएगा, ये सब प्रश्न बहुत सारा बन जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे साइंस वाले पार्ट में। अभी धीरे धीरे आप जुड़ते तो जाइए। न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया। पहला नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, जब कोई वस्तु अपनी विशेष स्थिति में यानी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, बाहरी बल। तो न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक, बल की परिभाषा नहीं, पहले नियम से तो बल का परिभाषा मिलता है और दूसरे नियम से क्या होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब सूत्र F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। आप लोगों को साइंस भी साथ में साथ सिखा दूं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और वह त्वरित है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो द्रव्यमान भी दिया, त्वरण भी दिया, गुना कर लीजिए, 10 × 30 न्यूटन का बल उस पर लगा है। समझ में आ गया? अगर 30 न्यूटन का बल लगा है किसी वस्तु पर और वह त्वरित हो जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उसका द्रव्यमान पता करना है, तब भी पता चल जाएगा। 30 में 3 से भाग देंगे 10 kg आ जाएगा।
उल्टा पुल्टा सब सवाल आपको मैं करना सिखाऊंगा। गणित हो या विज्ञान हो या पर्यावरण हो। पर्यावरण तो ज़्यादातर आपको पढ़ के याद करना है, समझना है, लेकिन साइंस और मैथ्स ये आपको इतना अच्छे से समझना है कि घुमा के भी सवाल पूछा जाए बीपीएससी टीआरई 4 में या एसएससी जीडी या सीटेट 2024, तो आप उसका जवाब दे सकें, इसके लिए मैं आपको तैयार करूँगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसे आप 3 लाख ज़्यादा हो गया 1 0, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा भी, प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, घंटा नहीं सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का है, दोनों आपका सही होगा। बात आया है प्रकाश का, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, और प्रकाश की जो तरंग होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जो निर्वात में भी गमन कर सकती है, निर्वात में भी गमन करेगी। प्रकाश, सूर्य प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। यहीं पे साथ साथ जान लेंगे हम लोग, जो आगे प्रकाश पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से पार्टिकुलर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और पढ़ेंगे अपवर्तन। तो परावर्तन में क्या क्या पढ़ेंगे? तो परावर्तन में हम लोग परावर्तन का नियम तो पढ़ेंगे ही, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, यानी दर्पण के प्रकार और प्रतिबिंब का बनना, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। तो परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अपवर्तन में हम लोग 2 या 2 से अधिक माध्यम को पढ़ेंगे और परावर्तन में हम लोग केवल एक माध्यम को पढ़ेंगे। इसलिए इसमें दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश चैप्टर का मैं जितना एमसीक्यू आपसे पूछा गया है अभी तक परीक्षाओं में, उसको पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपसे एमसीक्यू कराऊंगा। तो प्रकाश आप देख लिए कि परावर्तन के कितने नियम, अपवर्तन के कितने नियम, साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस के चश्मा, दूर दृष्टि के लिए यहाँ थोड़ा ये जान लीजिए, हो सके आप में पूछ दे। 2 का 3 और 3 का 4, 4 मतलब अवतल लेंस, दर्पण नहीं, दर्पण बिल्कुल नहीं कहिएगा, अवतल लेंस। देखिए निकट में 3 वर्ड है तो 3 का 4 यानी अवतल लेंस का उपयोग होगा निकट दृष्टि दोष में। दूर यानी दूर दृष्टि दोष है तो 2 का 3 उत्तल लेंस, 3 वर्ड है ना। ऐसे ट्रिक से आप याद कराएंगे हम आपको। पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? देखिए यहाँ 4 प्रश्न बन सकता है। पानी में सिक्का उठा प्रतीत होना, मछली का वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना, पानी में कोई चीज़ उठा प्रतीत होना, ग्लास में पेंसिल या रॉड का टूटा प्रतीत होना, ये सब हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ईंट पगनाच, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, ये इलेक्ट्रॉन की। ईंट पगनाच, न्यूट्रॉन की चैडविक, और रदरफोर्ड क्या किए थे? नाभिक की खोज। किसकी? नाभिक की खोज। और जॉन डाल्टन ने परमाणु, सबसे छोटे कण को क्या कहा था? परमाणु। इनसे भी पहले महर्षि कनाद ने कहा था परमाणुस, लेकिन परमाणु का नाम है तो जॉन डाल्टन ने कहा था। अगला प्रश्न है, शक्ति का सही मात्रक है? तो शक्ति का सही मात्रक है वाट, और 1 किलोवाट में होता है
1000 वाट, ये भी ध्यान दीजिएगा। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है? वाट। कार्य का सही मात्रक जूल, ठीक है। और ऊर्जा का भी सही मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा न्यूमेरिकली आप बनाइएगा तो 3 गतिज ऊर्जा 1/2 mv², यानी वेग दिया हो, वेग के साथ ऊर्जा उत्पन्न कर रहा हो तो ये फार्मूला लगा करके उसका ऊर्जा निकालिएगा। स्थितिज ऊर्जा mgh, और इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो ऊर्जा का भी ये सही मात्रक क्या होगा? जूल। साथ ही साथ हम देखते हैं ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक, प्रतिरोध का, ये धारा का विरोध करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, पदार्थ में, तो ये इसका ओम प्रतिरोध का सही मात्रक होता है एम्पियर विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। किससे? एमीटर से। और विभव मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। मैंने बोला ना कि सक्षमता के साथ साथ मैं बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रहा हूं, तो आप लोग सक्षमता और सीटेट के साथ साथ इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी 4 को आप टारगेट कर रहे हैं। ये आप देखिएगा जब एग्ज़ाम दीजिएगा, और मेरा जो टॉप 10 मैथ्स है या बीपीएससी टीआरई 4 का प्रीवियस ईयर का मैथ्स जो करा रहा हूँ, 9th 10th 6 to 8 1 to 5 सबका मिला के, उस पर क्लास नहीं लिखता हूँ, अब क्लास लिख दूंगा किस क्लास के लिए है। लेकिन देखेंगे आप सब लोग, क्योंकि किसी क्लास में घुमा फिरा के पूछ देता है वो सवाल, मैं आपको मैच करा के दिखा दूंगा। समझ गए? यहाँ पे यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी। एम्पियर जो एमीटर मैंने बोला, एमीटर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, पथ में, श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में, पथ में जुड़ा होता है। और ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कीजिए, और जितने हमारे साथी दोस्त भाई बहन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि उनको ऐसे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं समय समय से मिलता रहे।